जी राजेश दोस्तों, भाई। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय राजेश भाई। परमात्मा हाय हाय सर। परमात्मा की कृपा भाइयों के साथ सुंदर प्रोग्राम और संस्था की मदद से आज नहीं पी है। परसों जब सौरभ भाई ने मेरे को बोला ना, तो मैंने कहा यार ये मौका है, लपक ले। हालांकि यार परंपराओं पे बहुत कम ग्रुपों में चर्चा होती है, तो ये न्यू कमर सनराइज मीटिंग वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद है यार इन लोगों को जो परंपराओं के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। परंपराओं पे सबसे कम चर्चा होती है हमारे ग्रुपों में, हमारी मीटिंग में। और ये इतना विशाल टॉपिक है और ग्रुप के लिए, ए होल के लिए, मेरे अपने लिए ये टॉपिक बहुत वाइड है, बहुत विस्तार है, बहुत जरूरी है। यार आज मुझे दिया गया है, इन्होंने जो दिया परंपरा 10, लेकिन उससे पहले अभी मैं भी इन 10 मिनटों को मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वो जो नोमी ट्रेडिशन से संबंधित है कि हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे भाई सब अल्कोहलिक एनालिसिस को, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। लेकिन जो भी काम अभी तक करा है आप लोगों ने, सनराइज मीटिंग वालों ने, एक एक काम तरीके से हुआ। सिर्फ नाम लेने की देरी थी, जिसने दैनिक चिंतन पढ़ना था उसने दैनिक चिंतन पढ़ा, जिसने जो होस्ट कर रहे हैं मेनली वो होस्ट कर रहे हैं, जिसने स्टेप पढ़ने थे, जिसने ट्रेडिशन पढ़ना था। तो ये है तरीका कि हम 12 स्टेपिंग के काम को करने के लिए इतना सा ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हमारा जो 12 कदमों को आगे पास इट ऑन का तरीका है वो एक परफेक्टली तरीके से, प्रिसाइसली तरीके से आगे बढ़ सके, मैसेज देना। और दूसरी संस्थाओं की तरह हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते, जैसे रिलायंस है या बाकी संस्थाएं हैं, वैसे हम ऑर्गेनाइज नहीं करते। डायरेक्टर बिठा लिया, ऊपर से कोई निर्देश दे रहा है, नीचे सारी माने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मेरे को बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों की सर्विस से बहुत प्रभावित हूँ और सल्यूट करना चाहूंगा, प्रणाम करता हूँ यार आप लोगों को। इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने न्यू कमर लोगों को दे रखा है, न्यू कमर मेंबर के लिए दे रखा है, और खासकर ट्रेडिशन के लिए। अब ट्रेडिशन 10 पे आता हूँ। एल्कोहलिक एनालिसिस की बाहरी मामलों में कोई राय नहीं है, इसलिए सार्वजनिक विवादों में कभी भी ए का नाम नहीं आना चाहिए या उन सार्वजनिक विवादों को हमें नहीं उठाना चाहिए। अब इसका लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म क्या कह रहा? किसी भी ए समूह या सदस्य, सदस्य मतलब ए का मेंबर, बाहरी विवादास्पद मामलों में अपनी राय कभी नहीं देनी चाहिए, जिससे ए का नाम किसी झंझट में फंस सकता है, खास करके राजनीति पर, शराब सुधार के मामलों पर और सांप्रदायिक धर्म पर। अब 3 पॉइंट हमने पकड़ने हैं, एक पॉलिटिक्स, एक रिफॉर्मर और तीसरा रिलीजन। इन चीजों पर किसी भी ए मेंबर, जब मैं ए मेंबर के रूप में होऊंगा, तो भाई साहब मैंने कोई भी किसी प्रकार की राय नहीं देनी है कि अल्कोहलिक एनालिसिस का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है तो अल्कोहलिक एनालिसिस के समूह को किसी का विरोध नहीं करते इन मामलों में, या समूह किसी प्रकार की राय प्रकट नहीं कर सकते। अब जब ए नहीं भी बना था तब भी प्रेम्बल का यूज करते थे, मतलब पहले ही प्रेम्बल को एक दूसरे तरीके से प्रस्तावना में हम यूज करते थे, तो उसमें बोलते थे कि ए का किसी संप्रदाय वर्ग राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है और वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, और वह ना विरोध करता है ना समर्थन। वह किसी भी मुद्दे पे ये भी नहीं है कि किसी का समर्थन करता हो, अगर हम विरोध नहीं करते और किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं करते। अब जब हमारी संस्था बन रही थी तो शुरुआत में ही कोई भी ट्रेडिशन माइंड में नहीं थी। इवन कोई भी परंपरा, जब हम अल्कोहलिक एनालिसिस का गठन कर रहे थे उससे पहले, क्योंकि ए नाम बाद में आया 1939 में, बुक पब्लिश होने के बाद हमारे पास अल्कोहलिक एनालिसिस का नाम मिला हमें। उससे पहले भी ये बात दिमाग में थी हमारे पाइनर की कि भाई साहब कोई भी विवाद जो है वो हमें ले डूबेगा, और खासकर पब्लिक लेवल। और इस बात को उन्होंने बखूबी से अपने दिमाग में भी रखा और लेवल पर भी लेकर आए कि ये अगर यार विपक्ष और पक्ष में पड़ा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। 1937 में जब काउंटिंग करी 40 मेंबर थे, तब भी बिल और बॉब के माइंड में ये चीजें थी, और भी पाइनर के जो भी हमारे शुरुआती मेंबर थे। तो ये परंपरा बिल्कुल क्लियर थी कि किसी भी तरीके से हमने अल्कोहलिक एनालिसिस को बाहरी विवादों में नहीं डालना है। अब क्यों नहीं डालना है? अब ये चीज जो है, जब हम किताब लिख रहे थे तभी उनके दिमाग में ये पूरी तरीके से थी। जब किताब लिखनी इन्होंने स्टार्ट करी तो जैसे ही दो चैप्टर इन्होंने लिखे, बिल स्टोरी और देयर इज ए सॉल्यूशन, तो अलग अलग लोगों को भेजे, जो मेडिकल के थे या रिफॉर्मर से थे, समाज सुधारक होते हैं, राजनीति से, या उस टाइम के धनाढ़े व्यक्ति या समाज के जो
जाने माने व्यक्ति तब थे, उनको भेजा कि भाई सब देखना इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज तो नहीं है। राजेश की अपनी राय हो सकती है। अब दूसरी तरफ देखें तो राजेश की अपनी राय है भाई साहब। मैं इस समाज में रह रहा हूं, जहां मैं रह रहा हूं, मैं वोट भी करता हूं, तो इसका मतलब मेरे माइंड में कोई राजनीतिक पार्टी भी होगी। मैं जिस घर में रह रहा हूं वो किसी धर्म को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब मेरा माइंड किसी न किसी धर्म से भी जुड़ा हुआ है। मैं समाज में रह रहा हूं, उसमें मैं भाई साहब गली को अगर गली में कोई दिक्कत हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है, तो बाकी चीजें नहीं हो रही है, तो राय तो मैं दूंगा ना भाई साहब। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं धर्म पर भी और वोटिंग भी करूंगा भाई साहब। अधिकार दे रखा है, मेरा मौलिक अधिकार है इस देश के प्रति, तो मैं जाकर उसका प्रयोग उपयोग करता हूं। और जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो मैं जाता हूं। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी सारी की सारी व्यक्तिगत राय है, जो मेरी अपने धर्म के प्रति हो, चाहे मेरी इस समाज के प्रति हो, चाहे इस देश के प्रति हो, उसका मैं बाखूबी निर्वहन भी करता हूं। क्योंकि घर के लोग, समाज के लोग, इस देश के प्रति मेरी जो जिम्मेवारियां हैं, उनके लिए मुझे व्यक्तिगत राय, और ये अलाउ करता है मुझे, ये मना नहीं करता कि तू अपनी व्यक्तिगत राय बाहर नहीं दे सकता। लेकिन यार जब मैं ए मेंबर के रूप में एक ही मीटिंग में आ जाता हूं, या मीटिंग के बाहर खड़ा हो जाता हूं चाय की दुकान पे ए मेंबर के साथ, तब मेरी इन 3 मामलों पे किसी प्रकार की कोई राय नहीं होनी चाहिए। जब मैं यहाँ की बातें वहां ले जाऊंगा, छोटी छोटी बातें डिस्कस लगेगी होने, तो भाई साहब वो भगवान ने एक सॉफ्टवेयर मेरे अंदर से हटा रखा है। वो कौन सा? डिस्कशन वाला। बोलता मैं बहुत हूं, मैं बहुत अच्छी डिस्कशन कर लेता हूं, मेरे अंदर नहीं है। कोई भी शराबी 3 मिनट के ऊपर डिस्कशन नहीं करता, उसके बाद डिबेट में आ जाएगा और फिर जबरदस्ती अपनी बात मनवाने। अरे नहीं 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 नहीं, वो ठीक है ना, वो गलत है। ये धारणा, ये प्रवृत्ति मेरे में परमात्मा ने पहले से ही मतलब स्टॉल कर रखी है। मैं क्या करूं? अब मुझे यहाँ पर आकर ये पता लगता है कि भाई साहब ये चीजें, अगर ये अभी 15 दिन पहले की बात है, रात को एक मीटिंग करते हैं हम, आर्टिकल ही पढ़ते हैं कोई ट्रेडिशन के या बाकी जो आर्टिकल लिखे हुए हैं। मीटिंग जैसे ही समाप्त हुई, बात चल पड़ी, चर्चा चर्चा चल पड़ी। मैं योगी बाबा के लिए मतलब वो ऐसे मैं लगा उनको जोर शोर से उनकी राजनीति के बारे में रखने कि वो भाई साहब वो जो दोनों मेंबर लास्ट में रुके थे, वो नहीं 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 नहीं, वो उसकी कमियां गिना रहे, मुझे गुस्सा आ रहा। और वो मतलब 2-3 मिनट में समझो कि वो भी जिद पे, सामने भी शराबी है ना, वो भी जिद पे आ गए, नहीं 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 ये गलत करा, मैं कह रहा हूँ सही करा। तो वहां मुझे पता लगा कि 10वीं परंपरा कितनी ज्यादा जरूरी है, मेरे को कितनी बड़ी लाइन खींचने को कह रही है कि भाई साहब तेरा नहीं, ये तो भगवान का शुक्र है कि ये फोन लाइन है, और फोन लाइन काट दी। उनमें से तीनों मेंबरों में से किसी ने भी हाथ रखा ऊपर और कट गई, वो लाइन कटी, तो भगवान का शुक्र मनाया, नहीं तो लाइन भी नहीं काट रहा था। क्योंकि मैं तो भाई अंगद का पैर है मेरा, अगर मैंने जमा दिया डिबेट में तो मेरी नाक कट जाएगी। अगर मैंने पीछे ले लिया पैर, लोग क्या बोलेंगे? भाई मैं सर्वव्यापी व्यापी हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, सर्वो सर्वा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या गीता का उपदेश दिया होगा जो मैं दे दूंगा? मैं तो कण कण में विद्यमान हूँ, कुछ भी बात पूछ लो मेरे से, कोई भी बात का, हर बात का उत्तर है मेरे पास। अब इस प्रकार के व्यक्ति जब ए मेंबर बनकर आते हैं, तो वहां पर कितनी बड़ी, अब आते हैं कि देश कैसे बनते हैं, देश भी ऐसे बनते हैं भाई साहब। हमारा देश एग्जाम्पल है, धर्म के आधार पर 2 टुकड़े हो गए, आज भी दोनों ही बढ़े रहते हैं आपस में, कभी भी देख लो लड़े हुए हैं, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और उसको भी छोड़ दो, एक वो हिस्सा है पीओके, उसके ऊपर अब वो चाइना बैठ गया है आके, वो पाकिस्तान ने कुछ वो कर दिया है, तो नदियों के ऊपर इतना सुंदर जगह है वो, लेकिन भाई साहब वो दोनों के हाथ में नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो देखो झगड़ों का अंत ही कोई नहीं है, धर्म के आधार पर भी वो टुकड़े हो सकते हैं। अब रशिया और यूक्रेन का देख लो, एक दूसरे को मार रहे हैं भाई साहब। ये नहीं कि यूक्रेन बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, रशिया का भी कुछ नहीं बचेगा। देख लो, चाहे उसकी इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित है, बाकी चीजें प्रभावित है। तो ये चीजें, और धर्म देख लो, धर्म कैसे बनते हैं, धर्म भी ऐसे बनते हैं। मेरी थ्योरी ठीक है, तुम्हारी गलत है। लड़ाई झगड़े दंगे, लाखों लाखों लोग मर रहे हैं, और इसी में टोलो भाई टोलो में बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है कि इस तरीके से यार राजनीतिक पार्टियां ऐसे बनती हैं, तेरी पार्टी ठीक नहीं है, तू इन आदमियों के लिए काम नहीं करता, मैं इन लोगों के लिए काम करता हूँ, विरोध होता है। मतलब जितने भी धर्म, जितने भी देश, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, उनका एक ही ध्येय होता है कि ये ठीक नहीं कर रहा, मैं ठीक कर रहा हूं, मेरे वाला तरीका सही है, मेरे वाला तरीका अपनाओ। और एक दूसरे के ऊपर
वो एलिगेशन दूसरे के ऊपर वो करना। लेकिन परमात्मा की कृपा देखो, ऐसे मुश्किल हालात में अल्कोहलिक एनमिसिस का जन्म होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे अल्कोहलिक एनमिसिस के मेंबर पार्टिसिपेशन भी करते हैं भाई साहब, जाते भी हैं। लेकिन यार भगवान की कृपा देखो कि ऐसी बुरी हालत में भी हमने फलना फूलना नहीं छोड़ा। तो केवल किस वजह से? केवल एक और एक कि 10वीं ट्रेडिशन की जो पावर हमें मिली हुई थी ना, उसने हमें अडिग बना दिया, उसने हमें अटल बना दिया कि भाई मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, ए मेंबर के रूप में आउटसाइडर इशू के ऊपर मेरी कोई राय नहीं है। अब आते हैं जी सार्वजनिक विवादों से फर्क क्या पड़ता है? अब सार्वजनिक विवादों से फर्क तो कुछ नहीं पड़ता सर। भाई पार्टी अच्छी नहीं लगी, छोड़ी दूसरी में चला गया। देश में एक में तंगी हो रही है, दूसरे में चला गया। धर्म एक में तंगी हो रही है, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया। ऐसे पार्टियां भी बदलता रहे, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊंगा? मेरे लिए तो जीवन मृत्यु का सवाल है। मैं तो मर जाऊंगा भाई साहब। मैं कहां से छोड़ के ए छोड़ के, मेरे लिए अल्टरनेटिव नहीं है कोई। अगर मैं सोच लूं कि वो लोग भी तो कर रहे हैं भाई साहब, वो लोग भी तो बच जाते हैं कि भाई वो श्रीलंका वाला रातों रात परसों भाग गया, उठा के किसी पता नहीं कहां गया कहां नहीं गया, बच जाएगा भाई साहब। वो तो बड़ा आनंद लेगा जीवन का। यहाँ तो फंसा हुआ था, यहाँ तो काम करना पड़ता था, वहां तो जो बचा हुआ जीवन आनंद लेगा। मैं कहाँ जाऊंगा भाई साहब? मैं तो मर जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ से खदेड़ा गया, ये अगर नहीं बचा, तो मेरे लिए जीवन मृत्यु का सवाल है। मेरे लिए अगर नियंत्रण रेखा एलओसी और एलएसी मेरी क्रॉस हुई तो मैं गया। इसलिए मुझे जो 10th ट्रेडिशन है, ये ध्यान से देखना है कि भाई साहब किसी भी तरीके से नो ओपिनियन अल्कोहलिक एनालिसिस, चाहे ए होल के रूप में हो, चाहे मेरा ग्रुप के रूप में हो, चाहे मैं ए मेंबर के रूप में हो, और साइडर इशू के ऊपर मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी तरीके से इस संस्था को किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं धकेल सकता। अगर मैं कंट्रोवर्सी में धकेलूंगा तो किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। जॉन वार्लिकन बैठी हुई है, वो मेरा इंतजार कर रही है, आज आप बेटे बड़े दिन हो गए, मिले नहीं यार आपस में, बड़ी याद करती है वो। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा एक आधा इंसिडेंट इसका हिस्ट्री का ले लेते हैं कि हिस्ट्री में ये बनी क्यों थी। सबसे पहला इंसिडेंट जो बड़ा इंसिडेंट था, वो वंशीगठन सोसाइटी एक मतलब हमारी 1935 में बनी थी, और लगभग 95 साल पहले, मतलब 95 साल पहले उस एक संस्था थी वंशीगठन। कुछ वंशीगठनल बोलते हैं, कुछ वंशीगठियन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्था थी और 1840 में इसका गठन हुआ था। एक 6 शराबी एक ड्रिंकिंग क्लब को चलाते थे भाई, पीते भी इकट्ठे थे देखो। और उनके नाम मैंने पहले भी इस मीटिंग में, विलियम था, मिथेल था, जॉन हॉस था, डेविड था, जॉर्ज था, जेम्स मैकले था, कैम्बल था। इस प्रकार से ये 6 फ्रेंड थे और उन्होंने एक सोसाइटी का गठन करा। सोसाइटी किस रूप में गठित हुई कि हम प्लेज करवाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और शपथ क्या थी? नॉट टू ड्रिंक एनी स्पिरिट, माल्ट लिक्वर, वाइन और साइडर, कि भाई साहब शराब नहीं पीनी है किसी भी रूप में। और ये जॉर्ज वंशीगटन जो थे, उनको हॉनर देने के लिए इन्होंने नाम वंशीगटन टेम्परेट सोसाइटी, पहला नाम जो था वो वंशीगटन टेम्परेट सोसाइटी नाम रखा था इन्होंने। बाद में इसका नाम जो है वो अलग अलग लोग बुलाने लगे, कोई वंशीगटियन लगे बोलने। तो इस प्रकार से बाद में अलग अलग नामों से, और कोई रिक्वायर्ड नहीं था। सेम अल्कोहलिक एनेमिसिस जैसी प्रवृत्ति थी। एक शराबी दूसरे शराबी के साथ अपनी बात करेगा, अपनी स्टोरी बताएगा और रिकवरी बताएगा, और भाई साहब रिकवर लगे लोगों ने। और शुरू में इन्होंने जाति, रंग भेद, राजनीति को दूर रखा कि यार इनको भी पता था। हालांकि इन्होंने जैसे जैसे ये संस्था आगे बढ़ी, तो वैसे वैसे, भाई शराबी थे इसमें भी, तो शराबियों का तो दिमाग बड़ा चलता है। तो उन्होंने बोला यार कुछ फीस भी रखो। तो इन्होंने 25 सेंट फीस रखी उसमें, एंट्री फीस, और 12.5 सेंट इन्होंने फीस रखी महीने की फीस। और 1840 को नवंबर, मतलब 1840 अप्रैल में संस्था बन रही है, और नवंबर में जब पब्लिक मीटिंग होती है तो भाई साहब 2 लाख मेंबर थे। इतनी तेजी से प्रगति, बहुत तेजी से आकर्षित कर रही थी ये। अमेरिका में अलग अलग लोगों के, धर्म को के, संस्कृति के लोग जो हैं वो इसके मेंबर बन रहे थे। अब इनके दिमाग में एक और बात आई कि क्यों ना अवॉइड करा जाए भाई साहब। अब इन्होंने राजनेताओं को और रिफॉर्मर को, समाज सुधारकों को जो है वो जगह देनी शुरू कर दी अपने प्लेटफॉर्म पर। और 1842 में इब्राहिम लिंकन ने भी स्पीच करी थी। इसके मेंबरों की देखो, मेंबर मेंबर कौन है
इब्राहिम लिंकन जो है वो, उन्होंने इनके प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग करी। हालांकि उनकी शेयरिंग भी ऐसी थी जो एए में हम नहीं करते भाई साहब, की सराहना करी कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और शराबियों की आलोचना करी कि यार सही तरीके से नहीं पीते हैं ये लोग। कितने बड़ा एक्सपीरियंस मिला था हमें इस संस्था से कि हमने इन चीजों को हटा दिया कि भाई साहब हम विरोध भी नहीं, समर्थन भी नहीं, कुछ नहीं करते। और 1843 में ये संस्था बिल्कुल पीक पे चलेगी। यूएसए के लगभग हर एक क्षेत्र में इनकी मीटिंगें लगी होने, और बस वो मेंबरशिप के लिए अब इन्होंने रिक्वायरमेंट भी हटा दी। कौन सी? वो ऊपर वाली प्लेज वाली, कि अब शराब वाला मामला नहीं रहा, अब थोड़े से और मामले चेंज करे। और भाई साहब 6 लाख मेंबर और 1.5 लाख रिहेबिलिटेड हो गए। लेकिन यार शॉर्टकट में जाऊं तो अब क्या लगा होने की ये संस्था जो है ये मुद्दों में फंसी। अब राजनेता जो आ रहे हैं उनको तो राजनीति चाहिए, इतनी भीड़ कहां मिलेगी जहां 2-2 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। वो आके लगे बोलने की भाई साहब दास प्रथा जो है वो बहुत बुरी चीज है। अब मेन दास प्रथा को पकड़ा इन्होंने कि दास प्रथा तो बहुत बुरी चीज है। अब दास प्रथा को पकड़ा तो आधे मेंबर पक्ष में, आधे विपक्ष में। अब जिसने दास रखा होगा वो बोलेगा नहीं भाई साहब नौकरों की तो जरूरत होती है। अब जो गरीब आदमी होगा वो उधर हो गया। अब लगी लड़ाइयां होने, और फिर वहां से भी बचे जाते। फिर ये आ गई शराबबंदी, पीने के तरीके, कि भाई साहब कुछ कह रहे कि शराबबंदी होनी चाहिए, कुछ कह रहे इनको तरीके सिखाने चाहिए, कुछ कोई कह रहा, कोई कह रहा। और यार ये अलग अलग मुद्दों पर सबसे बड़ी गलती इनसे क्या होगी कि इन्होंने राजनेताओं को और रिफॉर्मर को अपने प्लेटफॉर्म जो है वो शेयरिंग के लिए खोल दिए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी कि ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे होते हैं ना, ज्वलंत मुद्दे, जैसे आजकल चल रहा है धर्म का मुद्दा, हमारे इंडिया में ज्वलंत मुद्दा है। पकड़ लो भाई साहब एल्कोहलिक एनमिसिस का बैनर लो कि भाई साहब ये तो गलत कर रहे हैं, किसी भी धर्म के प्रति बोल दो कि ये तो गलत कर रहे हैं, देख लो क्या हाल होने वाला है एल्कोहलिक एनमिसिस का। तो यार इस संस्था से हमारे माइंड में एक सेटअप पक्का बैठ गया कि गुरुजी हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है, ये खेल जो है ये मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिस तरीके से वो कर लेंगे। बचाव नहीं है, बचाव का रास्ता नहीं है। अगर हम एल्कोहलिक एनमिसिस को कंट्रोवर्सी में डाल देंगे तो बचाव का हमारे पास कोई भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। अब आते हैं जी मेरी प्रवृत्ति कैसी है। फरवरी में हमारे घर में मैरिज थी। रात को 10 बजे मुझे बुला लिया गया, बाहर वो आग जला रखी थी, सारे बच्चे मेरे घर के पूरे सदस्य बैठे हुए थे। अब मजमा तो बन नहीं रहा था, मुझे बुलाया गया मजमे के लिए कि बुलाओ 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 राजेश को बुलाओ। अब मैं लगा जी वो पुराने गांव के लोगों की बातें सुनाने, वो वहां की बातें सुनाने, वो वहां की बातें सुनाने। सुबह के 3 बज गए, सारे हंस रहे हैं। और वहां मैं क्या कर रहा था, लोगों का क्रिटिसिज्म कर रहा था, लोगों की गॉसिपिंग कर रहा था, लोगों का मजाक उड़ा रहा था। और वो लोग जो वहां मौजूद थे और लोगों की मतलब टांग खिंचाई कर रहा था, ये गॉड गिवन चीजें हैं मेरे मुझे में, ये परमात्मा ने मुझे दे रखा है कि मैं एक मजमेदार आदमी हूँ, मैं समय बांधने वाला व्यक्ति हूँ। अब ऐसे आदमी को तो और एल्कोहलिक एनमिसिस को मतलब एक रेखा खींचनी पड़ेगी कि भाई साहब तेरा मजमा किसी भी मेंबर के लिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना कर दे। एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो एक मेंबर ने अपने घर की स्थिति डिस्कस करी। उसने बोला यार ऐसे ऐसे वो बिटिया की शादी करी और दिक्कत होगी भाई साहब, परेशानी होगी। अब मैं उसे लगा बताने कि तू मेरे साथ चल, हम वुमेन सेल चलेंगे। मैंने तो 1-2 पुलिस वालों से भी बात कर ली कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं, वहां उस थाने में है कोई तेरा जान पहचान का। भाई साहब मैंने तो 15 मिनट में बांध दिया कि उनका तो हाल खराब कर देंगे हम दोनों मिलके। तभी उसने अपने स्पॉन्सर को फोन करा बाहर से, और वो कीपैड वाला फोन था, बाहर आवाज आ रही। अब जैसे ही उसने फोन को मिलाया अपने स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर ने उसके ने फोन उठाया। स्पॉन्सर ने पूछा क्या बात है, उसने बोला जी ये दिक्कत है घर में। उसने बोला भाई मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी हुई है उससे बात कर। ये ओपिनियन है, ये है एक ऐसी राय। अगर मेरे पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, शराबी कभी भी ओपिनियन के काबिल नहीं हो सकता। वो एक्सपर्ट लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके ओपिनियन काम के होते हैं। लेकिन मैं तो ओपिनियन देता हूं भाई साहब, मैं तो मेरे से पूछ लो आईपीएस कौन सी, आईपीसी कौन सी लगेगी, धारा कौन सी लगेगी, कितनी सजा होगी। मगर किसी ने बोल दिया कि मुझे बुखार है तो मैं 2 एंटीबायोटिक और 1 एंटीडोट और 1 गैस की गोली मैं डाल के दूंगा, यहाँ से मैं लिख के दे देता हूँ उसे पर्ची, बिना बिना
मतलब करा हुआ डॉक्टरी करा हुआ, बिना एमबीबीएस करा हुआ मैं डॉक्टर हूँ, बिना वकालत करा हुआ मैं वकील हूँ। समाज की कोई भी बात मेरे से पूछ लो, धर्म का ज्ञान मुझे बहुत है, कोई भी पूछ लो कि किस धर्म में क्या चल रहा है, और मैं पढ़ता भी हूँ दूसरे धर्मों को, दूसरे धर्मों की सिर्फ बहस के लिए। देखो मेरी मतलब मेरी बीमारी का स्तर देखो कि मैंने बहस करनी होती है, इसलिए दूसरे धर्मों की जानकारी रखता हूँ कि इस धर्म में कौन-कौन सी खामी है, कौन-कौन सी दिक्कतें हैं। लेकिन उसके स्पॉन्सर ने बोला कि मेरे पास इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई, तू दूसरे से बात कर ले। एक और कि एक भाई जो थे उन्होंने बोला यार आज बहुत अच्छी मौका है, बाहर से ओल्ड टाइमर आए हुए हैं, इनके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो भाई साहब मुझे ये बता दो कि बीबी के साथ नहीं बनती है भैया, ये बता दो। सिर्फ बीबी के साथ झगड़ा होता है। उन्होंने अपना नाम लिया, शेयरिंग शुरू करी। उन्होंने बोला भाई मैं तो हाथ जोड़ रखे थे उन्होंने कि भैया मेरी 2 शादियाँ हुई, 2 हो गए तलाक। अगर बीबी टिका सकता तो मैं अपनी टिका लेता। हाँ, कभी तूने तलाक लेना होगा तो ज़रूर मेरे से संपर्क करियो, मैं बताऊँगा तेरे को कैसे तलाक होता है। लेकिन मुझे ऐसी शेयरिंगों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ ब्रजेश की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो जिनको हम एल्डर स्टेट्समैन बोलते हैं ना, किसी भी एल्डर स्टेट्समैन से आप राय लेके देख लो। अगर उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस देंगे, या कोई किताब में उस प्रकार की कोडिंग होगी तो उसको कोड करेंगे कि पैरा नंबर इतना, किताब नंबर ये, यहाँ पर ये लिखा है और इसका समाधान आपको यहाँ मिल सकता है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो बोलेंगे भाई बड़ा वो वाली बात है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरी तो नाक कट जाएगी अगर स्पॉन्सी ने पूछ लिया कि बीबी से झगड़ा हो रहा और मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा पहले तो मैं उसे हार्ट समझाऊंगा कि भाई हार्ट कर ले, तू अपना पेट भरा रख। मैं ये नहीं देखूंगा कि स्पॉन्सी 5 साल से सोबर है, मेरे से ज्यादा वो आध्यात्मिक स्टेबिलिटी बना चुका है, मैं नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूंगा कि वो कितना सर्विस में स्पॉन्सी आगे निकल चुका है ना, मैं नहीं देखूंगा। मैं तो उसे समझाऊंगा। मैं तो उसे इवन ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि बीबी से तू बात करवा दी, कैसे नहीं मानेगी, मैं बताता हूँ। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये हमें एक्सपीरियंस से 10 ट्रेडिशन जो है वो कोड करती है कि ऐसे जो मामले होते हैं वहां पर मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि कभी भी मुझे अपनी जो व्यक्तिगत राय है वो ए मेंबर की राय नहीं बनानी। अब देखते हैं कि जी एक एक और है इसमें, इस ट्रेडिशन में एक और मामला था जिसमें कि अल्कोहलिक एनालिसिस जो थे वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में लगी थी बीच में फंसने। हुआ क्या कि वो जो मोशन पिक्चरें बनाने वाले लोग हैं अमेरिका में, वो लोग क्या लगे करने कि हमारे नाम से कुछ नाम जैसे मिस्टर एंड मिसिस एनोनमस, कुछ इस प्रकार के नाम लगे लगे रखने अपनी फिल्मों के, या अल्कोहलिक के साथ कुछ और शब्द जोड़ लिया, नाम लगे रखने। अब बहुत ज्यादा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लगी बढ़ने, तो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने बर्नार्ड स्मिथ बड़ा आइडिया लेके आए। उन्होंने हेडक्वार्टर में पहुंचे, उन्होंने बोला यार हमने एक एक्ट ऑफ कांग्रेस के तहत अपनी अल्कोहलिक एनालिसिस को भाई रजिस्टर करवा देंगे और अंडर लॉ, भी अंडर लॉ। और उन्हें एग्जांपल दिया कि जैसे रेड क्रॉस है, इस तरीके की सोसाइटी बना देते हैं इसको। रेड क्रॉस के ऊपर कोई भी व्यक्ति ना एलिगेशन नहीं लगाता, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाता। बड़ा अच्छा सुझाव था और हेडक्वार्टर ने लगभग मान भी लिया था कि यार एक चार्टर बना दो ना। ये हालांकि चार्टर है, हमारी कॉन्फ्रेंस के पास चार्टर है, जनरल सर्विस बोर्ड के पास वाई लॉ है। अल्कोहलिक एनालिसिस नहीं भाई साहब, लॉ और इन चीजों की इन्फोर्समेंट से नहीं चलता। अल्कोहलिक एनालिसिस में लॉ नहीं है ये जो है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी ग्रुप के पास है, ग्रुप के पास कुछ है नहीं। हम कोई उससे नहीं चलते, कोई संविधान से, कोई लॉ से या बाकी चीजों से। ग्रुप नहीं, ग्रुप किसी चीज को नहीं मानता क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं। हम एक बात को मानते हैं, जो हमारी ग्रुप कॉन्शियस है या ग्रुप ऑटोनॉमी है उसके तहत हम ग्रुपों को चलाते हैं। ये बातें मुझे समझ में होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ लगी। और वहां पर उसने बड़ा बढ़िया बता दिया कि भाई साहब कोई मिस यूज नहीं कर पाएगा अल्कोहलिक एनालिसिस का, कैसे नाम ले लेगा भाई साहब, कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो करेंगे और ये करेंगे। लेकिन यार जब ये कॉन्फ्रेंस में मामला गया ना, उन्होंने बोला तू कैसे भाई इनकॉर्पोरेट करने का अल्कोहलिक एनालिसिस को, तू कैसे लॉ बना देगा? लॉ बनाएगा तो सजाएं रखनी पड़ेगी, दंड देना पड़ेगा कि इसको उम्र कैद, इसको ये कैद, इसको ये कैद, या बाहर निकाल दो, टर्मिनेट कर दो इस मेंबर को, ये गलत कर रहा है मेंबर, इसको बाहर निकाल दो, इसको टर्मिनेशन होनी चाहिए, सस्पेंशन होनी चाहिए। अच्छा, फिर लगी बहस होने, तो उसने बोला भाई साहब तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि एक टैंक बना लो, एक युद्ध की मशीन बना लो और इसे घर में रख देते हैं। जब लड़ाई होगी तो बाहर लड़ने के लिए नहीं निकालेंगे अब। ये कैसे पॉसिबल है भाई? मेरे घर पे अगर आक्रमण हो जाएगा, मेरे घर में बंदूक पड़ी होगी तो मैं चलाऊंगा उसको, 100% उससे फायर निकलेगा।
उसने बोला भैया ऐसी मशीन हम बनाएंगे ही नहीं कि घर में रख लेंगे भाई साहब अपनी ताकत के लिए कि लोग डरे इससे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और 9 पॉइंट उस टाइम की कॉन्फ्रेंस ने बनाकर अल्कोहलिक एनालिसिस की 10th एडिशन को दिए। वो 9 पॉइंट जो वो सेफ्टी गार्ड बन गए हम लोगों का। और 13 पॉइंट जो हम 10th एडिशन में 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, जल्दी से मैं उनको भी ले लेता हूं नहीं तो बाकी चीजें छूट जाएंगी। ये एक ग्रुप पंपलेट है, इसमें 10वीं एडिशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 39 है। इस पे कोई भी भाई इन पंपलेट्स को पढ़ सकता है। इसमें लिखा हुआ कि ए को क्या नहीं करना चाहिए 10वीं एडिशन के अनुसार। जल्दी से 2 मिनट में मैं ले लूंगा कि रिक्रूटमेंट नहीं हम करते मेंबर की, हम मोटिवेट करके नहीं लाते। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग देखते हैं बंदे का, मेंबरशिप का रिकॉर्ड नहीं रखते, उनकी हिस्ट्री नहीं रखते, उनको फॉलो अप नहीं देते। हम मेडिकल साइकोलॉजी डायग्नोज नहीं करते, हम कोई प्रिनाउंस नहीं करते, पूर्वानुमान नहीं लगाते कि तेरे को बीमारी है या नहीं है। हम हॉस्पिटलाइज ड्रग मेडिकल की किसी प्रकार की ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं करवाता अल्कोहलिक एनालिसिस। हाउसिंग फूड क्लॉथिंग मनी हम नहीं उपलब्ध करवाता अल्कोहलिक एनालिसिस। डोमेस्टिक वोकेशनल काउंसलिंग नहीं करता अल्कोहलिक एनालिसिस। रिसर्च में नहीं शामिल होता कि जी किसी भी मतलब उसमें नहीं। हम कोऑपरेट और अफ्लिक्शन के सिद्धांत को देखते हैं कि हम अगर इन संस्थाओं के पास है तो कोऑपरेशन में जाते हैं, अफ्लिक्शन नहीं करते। छठी ट्रेडिशन, हम छठी ट्रेडिशन को ये यहाँ पर लाकर पावर में लाते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेडिशन अकेले कारगर नहीं है, उसके साथ दूसरी ट्रेडिशन का जो फोर्स है वो चलती रहती है। तो यार इनको पढ़ सकते हैं और ये पढ़ने भी चाहिए कि ये 10वीं ट्रेडिशन के 13 पॉइंट हैं जो अल्कोहलिक एनालिसिस नहीं करता। अब मैं एक एज विल सीज इट में एक लेसन बीडब्ल्यू ने 10th एडिशन के ऊपर लिखा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ जी। ये है सपोज ए फॉल अंडर शार्प पब्लिक अटैक और हैवी रेडिकल। कल को ये हो जाए कि हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी, लेकिन बाहर से कंट्रोवर्सी लगी किसी बात से आने, कि बाहर से कोई ऐसी आलोचना लगी होने, कोई अटैक आ जाए पब्लिक का कि भाई साहब ये तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो, तो तुमने क्या करना है। हैविंग लिटिल और नो जस्टिफिकेशन इन फैक्ट। भाई साहब हमने थोड़ी सी जस्टिफाई तो दे, थोड़ी सी भी, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनको देनी है। कितना भी पावरफुल अल्कोहलिक एनालिसिस के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है, कोई अल्कोहलिक एनालिसिस की आलोचना कर रहा है, हमने बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करना है। आवर बेस्ट डिफेंस इज दीज सिचुएशन वुड बी नो डिफेंस व्हाटएवर, नेमली सबसे बढ़िया तरीका बीडब्ल्यू दे गया है कि भाई साहब कभी भी हमारी बाहर से पब्लिक आलोचना करती है तो सबसे बढ़िया तरीका राजेश कुमार ये है कि हमने कोई डिफेंस ही नहीं करना। अच्छा मैं देखता हूं, मैं अपने घर में देखता हूं, जब मैं डिफेंस करने शुरू करता हूं तो मैं 4 चीजें और जोड़ता हूं, बात आगे बढ़ती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को जस्टिफाई, मान लो किसी ने मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, अब मैं उसे सफाइयां देता घूम रहा हूं, अरे मैंने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। भाई साहब वो चर्चा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन बिल क्या कह रहा, कंप्लीट साइलेंस इन द पब्लिक लेवल। इफ इन ए गुड ह्यूमर बी लेट अनरीजनेबल क्रिटिक अलोन। अगर तेरा अंदर के मूड ठीक है ना, तो भाई साहब क्रिटिक को अकेला छोड़ दे, जो आलोचना कर रहा है उसको अकेला छोड़ दे। दे आर एप्ट टू सबसाइड द मोर क्विकली, जल्दी से वो हल्का पड़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसका मुंह भी थक जाएगा या वो हल्का पड़ता जाएगा। यार ये तो प्रतिरोध ही नहीं कर रहा, ये तो प्रतिरोध ही नहीं कर रहा, ये पलटवार नहीं कर रहा, पलटवार पे भड़कता है हमेशा। ये जो भड़कती है चीजें पलटवार पे भड़कती हैं। इफ देयर अटैक परसिस्ट एंड इट इज प्लेन दैट देयर इज मिस इन्फॉर्म्ड। और अगर लगातार कोई अटैक कर रहा पब्लिक का आदमी, और पब्लिक का अगर लगातार अटैक कर रही है और मुझे पता लग गया यार इसे गलतफहमी हो गई है, ये मिस इन्फॉर्म्ड हो गया है, इसको मतलब यहाँ पर पता नहीं है एल्कोहलिक एनालिसिस के बारे में, इट इज बाइस टू कम्युनिकेट विद देम प्राइवेटली। तो बुद्धिमत्ता तेरी ये है कि उसे अकेले में जाके मिल, प्राइवेट में मिल, इन ए टेम्परेस एंड इंफॉर्मेटिव वे। एक तो तेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तू चला जाए कि इंफॉर्मेशन है नहीं, वो भी गलत, और टेम्परेट, तू तो शांत हो अंदर से। अगर तू शांत है और तेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो तू जाकर उससे प्राइवेट में बात कर सकता है, वो भी पब्लिकली नहीं। इफ हाउ एवर गिवन क्रिटिसिज्म ऑफ ए पार्टी और होली जस्टिफाइड, और तुझे लगता है कि यार वो सही कर रहा है क्रिटिसाइज ए का, हमारे से गलती हो गई है भाई साहब। मेरे स्पॉन्सर ने कल कल ही बोला था कि मैंने बोला जी ये जस्टिफाइड कैसे कर देंगे, कह रहे हमारी मीटिंग के बाहर कोई फंक्शन चल रहा है, फंक्शन में गाड़ियां खड़ी हुई है, 20 स्कूटर लगा दिए हैं, उस मोहल्ला है,
जाने को रास्ता नहीं है, कार वाला बाहर से गाली दे रहा है कि भाई साहब यार ये कम से कम भी गाड़ियां तो साइड में लगाया करा करो, या पेशाब कर रहा कोई आदमी बाहर मीटिंग के, या बाकी चीजें हो रही हैं, और मुझे पता लग गया कि यार वो क्रिटिसाइज बिल्कुल सही कर रहा है। इट मे बी वेल टू एक्नॉलेज दिस प्राइवेटली टू दैट क्रिटिक टुगेदर विद अवर थैंक्स। तब भी जाकर उसके साथ भाई साहब उसे बताओ जाकर, और उससे क्षमा मांगो और उसका थैंक यू करो कि भाई साहब आगे से नहीं होने दूंगा, ये गलती मेरे से होगी, इस प्रकार की गलती आगे से हम नहीं दोहराएंगे। बट अंडर नो कंडीशन शुड बी एग्जिबिट एंगर और एनी पॉलिटिकल इंटेंट। अच्छा, इंग्लिश मेरी वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, तो सेंटेंस इधर उधर होते रहते हैं मेरे से, उसके लिए माफ करना, एक्सक्यूज करना। लेकिन किसी भी स्थिति में जो गुस्सा और भाई साहब सजा देने वाला मेरा इंटेंट नहीं होना चाहिए। और ये में लेसन मेरे को इतना बढ़िया लगता है 10th एडिशन पे, मतलब 10th एडिशन पे लिखाई बहुत ज्यादा है। ए कम्स ऑफ एज में पूरे 4 पन्ने बीएलडब्ल्यू ने इसके ऊपर लिख रखे हैं कि किस प्रकार से। अब आते हैं जी कि जैसे हमारे बाकी चीजों के मामले में कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब झेला ही नहीं जा रहा, बातें बाहर से इस प्रकार से आ रही हैं कि झेली नहीं जा रही हैं। अब हम कई बार मेरी राय जो मेंबर के लिए भारी पड़ जाती है। एक बार एक मेंबर, शायद बहुत लोग इस मीटिंग में बैठे हुए इस इंसिडेंट को जानते होंगे, एक मेंबर वो मेडिसिन लेता था भाई साहब, उसको माइंड की बीमारी थी और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके लिखा हुआ था। मेरे को भी उसने फोन करा कि यार ऐसे ऐसे, मैंने कहा भाई साहब डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करी हुई खा रहा है ना? कह रहा हाँ, लेकिन वो तो कहीं बाहर लिखी थी, यहाँ नहीं। मैंने कहा भाई साहब डॉक्टर को दोबारा दिखा ले, दवाइयां खा ले। और भाई साहब 3-4 मेंबर ने बोल दिया, अबे तू तो नशे की दवाइयां खा रहा। भाई वो रिलैप्स कर गया और बाद में इतनी बड़ी दिक्कत पैदा होगी। तो ये ट्रेडिशन की मुझे जो इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, उसके कारण मैं किसी भी मेंबर का जीवन भी संकट में डाल सकता हूँ। कि भैया मेन चीज ये है कि मेन चीज जो यहाँ पर काउंट हम करते हैं कि भाई जो चीज का मुझे नॉलेज नहीं है, जब मुझे दिमाग की बीमारी नहीं है तो मैं उसे नहीं बताऊं। मैं बोलूं ना यार अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, या कोई भी दिक्कत है तो भाई साहब वहां जाके, मुझे क्या पता कि भाई साहब कौन सी दवाई है कौन सी नहीं है, या क्या है या क्या नहीं है। भाई अगर मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि तू शराब पी रहा है या नहीं पी रहा। मैं, मेरे अंदर तो इतनी अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं किसी मेंबर को ये पूछूंगा कि भाई साहब तूने पी क्यों, या पी के क्यों आ रहा, या बाकी चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन अगर यार मैं उसका भला चाहता हूं तो मैं सिर्फ इतना सा पूछ सकता हूँ कि भाई तू प्रिस्क्राइब हुई डॉक्टर से दवाई ले ले, और दूसरों की बातें मत सुन। दूसरों की बातें जो है वो सुनने के बाद, और बड़ी मुश्किल से वो मेंबर अब जो है वो दोबारा ए में आने लगा है। तो इस प्रकार की जो चीजें है वो हो जाती हैं एल्कोहलिक एनमिसिस में। और इंडिया का एक एग्जांपल है, इंडिया के एक एक क्लास ट्रस्टी थे, वो टीवी पे प्रोग्राम दे रहे थे। अब टीवी पे प्रोग्राम देते देते उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य बोलने शुरू कर दिए, हालांकि वो ए क्लास ट्रस्टी पहले थे। बाद में उन्होंने, जब वो टीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे तो वो एक लड़की से जैसे बात करते हैं, तो वो बता रहे थे कि कम पीनी चाहिए, उम्र के हिसाब से कम कर देनी चाहिए शराब, वो होनी चाहिए। बड़ी कंट्रोवर्सी लगी उन्हें, एल्कोहलिक एनलिसिस में मेंबर लगे बोलने ये ऐसे ए क्लास ट्रस्टी क्यों बना देते हो। बाद में बातें लगी होने, वो लगी। उस टाइम ओल्ड टाइमर जो है वो आ गया है, उन्होंने 10th ट्रेडिशन वहां पर ग्रुपों में पढ़ी कि भाई साहब 10वीं परंपरा, नो डिफेंस, नो डिफेंस। अगर हम डिफेंस करेंगे तो भाई साहब बात और बढ़ेगी, डॉक्टर अपनी सफाइयां देगा टीवी पे आके, हम अपनी सफाइयां देंगे, और जिनको नहीं भी पता होगा उनको भी पता लगाओगे क्या। हाँ, हमें 10वीं ट्रेडिशन प्रोटेक्शन के लिए दी हुई है, तुम ध्यान रखो। और वो भाई साहब 5-6 साल पहले हमारा एक क्लास ट्रस्टी था। उसके बाद वो उसका व्यवसाय है, वो कुछ भी बोले, वो उसका अपना मत है। अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि उसका अपना मत है तो भी मत बोलो, तुम मत बोलो। लोगों को पता है कि वो नॉन एल्कोहलिक बंदा है, और बाद में वो काम करेगा, कोई भी तो काम करेगा ना अपने प्रोफेशन में। आदमी कुछ भी कर रहा है, हमें क्या मतलब है भाई साहब। यहाँ पर आकर हम इस तरीके से हम रिहाब सेंटर वालों से टकरा जाते हैं, बाकी चीजों से टकराव होता है। मैं बड़ी शेयरिंग करता था उनके आंटी, मैं बड़ी गालियां देता था उनको कि जी हमारे ऐसे चीख के आ जाते हैं, अब आ जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि भाई साहब इनके साथ भी कॉपरेशन करनी है, वो अपना धंधा कर रहे हैं भाई, मुझे क्या मतलब है। टू कैप अगर वो बियर कर रहा है तो सभी ट्रेडिशन के अनुसार मैं भी उसको बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि भैया तू यार यहाँ ए मेंबर रहा करा कर, वहां रियाब काउंसिलर बन के रहा करा कर, 2 कैप मत बियर करा करा कर। वो तो बात ठीक थी, लेकिन मैं उनको किसी प्रकार से जी कि वो भी ए मेंबर है। जैसे हम अभी पढ़ के आए 8वीं ट्रेडिशन कि जो हमारे पेड वर्कर होते हैं हम उन्हें 2वीं दर्जे का मेंबर समझ लेते हैं। तो अरे भाई साहब वो स्किल के पैसे ले रहा है अपनी के, वो जो काम कर रहा है वो टेलीस्टेपिंग का पैसा नहीं ले रहा है। मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं 8वीं ट्रेडिशन क्या बोल रही है।
कि भैया वो अल्कोहलिक एनालिसिस के लिए काम कर रहा है, अपने स्किल का पैसा ले रहा है। जो स्किल तेरे पास नहीं है, वो स्किल का यूज करके वो उस पैसे को ले रहा है, वो भी एए मेंबर है और वो दूसरे दर्जे का अल्कोहलिक एनालिसिस का मेंबर नहीं है। उसके अपनी स्किल का, जैसे तू अपना काम करता है, बिजनेस करता है, तो तेरे को पैसे मिलते हैं ना, वैसे उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो भी मेंबर है। तो यार इन चीजों का मैंने, और अगर मैं उस तरीके से इन चीजों को देखूं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे मतलब वो होती थी। अब पीते टाइम जो मैं चीजें करता था, पीते समय का मैं एक आधा एग्जाम्पल जरूर लूंगा। अब मैं आता हूं अपने एग्जाम्पल पे कि पीते समय मैं क्या करता था। मेरा स्पेयर पार्ट का मेन काम था और काम बहुत अच्छा चला। 5-7 लड़के थे मेरे पास, 10-12 मिस्त्री थे और काम टॉप लेवल पे चल रहा था। उसके साथ मैंने गाड़ियां डाल ली, सब सारा काम चल रहा। अब मैंने क्या करना शुरू करा, अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटकना शुरू कर। मेन काम मेरा क्या था, स्पेयर पार्ट का काम। अब मैं क्या करता था, हमारी पूरी लाइन में किसी के भी एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। किसी के भी मान लो किसी की गाड़ी के नीचे आदमी आके मर गए तो मैं जाके जमानतें देने जा रहा हूँ। मान लो किसी के साथ भी कोई डीडीए वाले आ गए, कोई एमसीडी वाले आ गए, उस प्रकार से तो मुझे मतलब मुफ्त का प्रधान, बिना चुना हुआ प्रधान था मैं बैंक का। तो थाने में किसी का झगड़ा हो गया, मैं झगड़ा जा रहा हूँ, अपने काम से ध्यान में देना बंद कर दिया। और वो नतीजा हुआ कि मेरा धीरे 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 करते मेन पर्पज से जैसे मैंने ध्यान हटाया, तो वैसे वो मेरा धंधा खत्म हो गया। आज मुझे मतलब इस उम्र में आके एक दूसरा काम स्टार्ट करना पड़ा। तो मुझे अगर ये ट्रेडिशन का पता होता, 10 ट्रेडिशन का, कि हमारा प्राइमरी पर्पज, सोल जो पर्पज क्या था, कि स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक था, 5वीं ट्रेडिशन, कि भाई साहब अभी भी पीड़ित शराबियों तक संदेश जाना हमारा सोल पर्पज है अल्कोहलिक एनालिसिस का। तो मैं इधर उधर के अनाप शनाप कामों में अल्कोहलिक एनालिसिस को नहीं उलझाता। जैसे मैंने अपना धंधा बर्बाद करा था, जैसे मैंने अपना काम बर्बाद कर लिया था, इधर इस प्रकार के काम करके, उल जुलूल हरकतें करके, जैसे मैंने अपने काम की बर्बादी कर ली थी, वैसे ही मुझे बात चुकना रहना है। मैं बोल देता था कि भाई साहब कोई आया, अरे बच्चे की एडमिशन करवानी है, हाँ हाँ तू आ जाइए। अब मैं तो धुत्तों के यहाँ पढ़ा हूँ, वो बेचारा अपना बच्चा लेके स्कूल के बाहर खड़ा है जिसमें एडमिशन करवानी है। अब यहाँ फोन आया, अब बीबी मेरी भड़ास उस पर उतारती थी, अरे भाई साहब आप तो समझदार हो, ये तो बेवकूफ है, इसने क्या बोल दिया आपने मान लिया, ये कहाँ से एडमिशन करवा देगा, ये तो कल से नहीं उठा, ये तो पी के बुरा हाल है इसका। अब वो मेरी भड़ास उस पर उतार देती थी। तो इस प्रकार के काम मैंने बहुत कर रखे हैं पहले पीते समय है, और बाद में कहीं ये प्रवृत्ति में लेकर आगे ना चला हूं। तो मुझे इसकी ताकत को समझना है कि भारी मुद्दों पे। अब आता हूँ यार, कुछ दैनिक चिंतन है, हालांकि 3-4 इसमें है और भी एग्जाम्पल थे हमारी हिस्ट्री के, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल, लेकिन कुछ दैनिक चिंतन लिखे गए हैं इस पे। अब मैं कोई भी भाई 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ये 4 दैनिक चिंतनों को पढ़े। चारों ही दैनिक चिंतनों में उसे क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि 10वीं ट्रेडिशन क्या बोलना चाहती है। कोई भी शक शुबा नहीं रहेगा कि 10वीं ट्रेडिशन में किसी भी प्रकार का उसे उस प्रकार से वो नहीं रहेगा कि भाई साहब किसी भी प्रकार से वो उसे कोई शक शुबा नहीं रहेगा कि किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत है। अब मैं सीधा वहां आता हूँ 31 अक्टूबर के दैनिक चिंतन के ऊपर। अब 31 अक्टूबर के दैनिक चिंतन में 12/12 से 10वीं ट्रेडिशन से उठाया गया है। नीचे जो भाई शेयर कर रहा है, हालांकि मेरी स्पीड बहुत तेज होती है ए का सदस्य और स्पॉन्सर होने के नाते मुझे पता है कि अगर मैं दूसरे लोगों को चिकित्सा, विवाह और धर्म संबंधी समस्याओं पर अपने विचार और सलाह देने के मुंह में फंस जाता हूं, तब मैं असल में बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता हूं। अगर मैं डॉक्टरी सलाहें, किसी के घर में स्पॉन्सी की नहीं बन रही है, बीबी के साथ या मेंबर की नहीं बन रही है, उसको सलाहें, या फिर किसी को धर्म के बारे में जानकारियां देने, ऐसी समस्याओं के मोह में फंस जाता हूँ। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, किसी को एडवाइस देना, किसी को अपना ओपिनियन देना, किसी को वो देना। अब ये कहना क्या चाह रहा, इसके लिए हमारे समाज में एक्सपर्ट है, डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो बीमारी बताएगा, वकील एक्सपर्ट है, वो बताएगा भाई साहब कैसे विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, बाकी चीजें आ रही हैं। आजकल तो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट करी हुई है। पहले ही अगर कोई तलाक की अर्जी लगा दे तो पहले ही भाई साहब बड़ी काउंसलिंग करवाते हैं वो मियाँ और बीबी की, तब जाकर, मतलब जज भी पहली पिटीशन तभी लेता है जब बाहर 3-4 काउंसलिंग हो जाए, तब बुलाता है उनको अंदर। तो है ना हमारे पास उस तरीके के काउंसलर और धर्म के पदाधिकारी हैं भाई साहब। जिस भी धर्म का मैं हूँ, हमारे में पंडित है, हमारे और दूसरे धर्मों में पादरी है, मुल्ला है, दूसरे जो भी धर्म होते होंगे उनमें कोई ना कोई है। तो वो लोग एक्सपर्ट हैं
धर्म के और बाकी चीजों के, अगर हमने कोई भी प्रोफेशनल राय लेनी है तो प्रोफेशनल लोगों से लेनी है या एक्सपर्ट लोगों से राय लेनी है। तू राजेश कुमार एक्सपर्ट नहीं है। अगर तू ऐसा करेगा तो कह रहा बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। मैं कोई डॉक्टर, सलाहकार या वकील नहीं हूं। मैं क्या हूं? भगवान ने शराबी बना दिया भाई साहब। ना वकील बनाया, ना डॉक्टर बनाया, ना सलाहकार बनाया, शराबी बनाया। तो अगर शराबी बनाया तो मेरी भी औकात रखी है परमात्मा ने। मेरे पास है एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ। मेरे अंदर एक ताकत करी है परमात्मा ने पैदा। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक जगह BW जो है वो मतलब वो टॉक कर रहे थे, यानी कि शेयर कर रहे थे, और काफी बड़ा मतलब मीटिंग थी, ओपन मीटिंग थी। BW कह रहे हम अभागे लोग हैं, हमने सब कुछ बर्बाद कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे हमारी एक लहर बनती है, अगर सेल्फ पिटी की शेयरिंग लगे होने तो सारे सेल्फ पिटी पे शेयरिंग करेंगे। एक आधा मेंबर आके वहां पर ऐसा नहीं करता कि यार कोई मोटिवेटेड शेयरिंग करके उस चीज को दबाए। फादर एडवर्ड उठे और उन्होंने माइक लिया बिल के हाथ से और उन्होंने बोलना शुरू करा कि बिल ठीक कह रहा है, लेकिन भाई साहब जो ताकत मुझे नहीं दी परमात्मा ने, मैं इतना बड़ा पादरी हूं। फादर एडवर्ड बहुत बड़ा नाम था, BW के स्पॉन्सर थे, स्पॉन्सर थे BW के, और वहां के बहुत बड़े पादरी थे। उन्होंने बोलना शुरू करा, भगवान ने मेरी औकात नहीं रखी मैं किसी का जीवन बचा सकूं। बिल, तुम्हारी एक बात से इस हर एक शराबी की एक एक बात से एक अगला जीवन बचता है यार। तुम्हें तो भगवान की, तुम तो कृपालु लोग हो। तुम्हें तो भगवान ने एक बख्श दी हुई है, मुझे जो चीज नहीं दी। मैं ठीक है कि एक धर्म की तरफ से मैं एक अपॉइंटेड व्यक्ति हूँ, लेकिन भाई साहब मेरी औकात नहीं परमात्मा ने ऐसी बनाई कि मैं किसी के जीवन को बचा सकूं। अबे तुम कहां से अब आगे हो गए? तो वही वो कहना चाह रहा कि कोई डॉक्टर, सलाहकार और वकील नहीं है तो क्या हूं? मैं एक शराबी हूं, और मेरे पास एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस, होप और स्ट्रेंथ है। लाइफ स्टोरी, डिजीज और रिकवरी शेयर करूं, वो बढ़िया तरीके से कर लूंगा। मैं किसी आदमी औरत को या नहीं बता सकता उसे कैसे जीना चाहिए, लेकिन मैं वह शेयर कर सकता हूं कि उनके जैसी परिस्थितियों में शराब पिए बिना मैं कैसे निकला। एक एक कदम और परंपराएं मुझे अपने जीवन को जीने में कैसे मदद करती हैं। मेरे पास अगर भाई ने, किसी ने कोई पूछ भी लिया तो भाई साहब अगर परंपराओं में या स्टेप में मुझे कोई सोल्यूशन नजर आ रहा है तो मैं उसे जरूर बताऊं। उसे जरूर इस बात से बात करूं कि भाई इस तरीके की जो चीजें हैं वो ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, बाकी चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, या बाकी चीजें ऐसे नहीं करनी है ऐसे करनी है। अब मैं यार ट्रेडिशनल एलोस्ट्रेशन की भी बात कर ले रहा हूँ। ये ट्रेडिशन एलोस्ट्रेशन एक हमारा पंपलेट है, 10वीं ट्रेडिशन की एलोस्ट्रेशन। मैं देख रहा था कि 10वीं ट्रेडिशन पे जो उन्होंने एलोस्ट्रेट करा है उन्होंने लिखा ही कुछ नहीं है। उन्होंने फोटो बना रखी है और कार्टून से बना के, खैर वो पूरे में कार्टून है लेकिन हर एक ट्रेडिशन पे 4 5 6 पैरे लिखे हुए हैं। 10वीं ट्रेडिशन में लिखा ही कुछ नहीं है। पहला कार्टून बना रखा है, उस पे एक आदमी खड़ा है, पब्लिक में भाषण दे रहा है कि मैं ये मेंबर हूं, 10 साल की रिकवरी है, भगवान की कृपा और ये ने मेरा जीवन बचा लिया और मैं सोबरिटी पूरी कर ली 10 साल। दूसरा एक बना रखा है, दूसरा फोटो बना रखा है, उसमें वो आदमी खड़ा है और जैसे वो छोड़ने लगता है माइक, तीसरे चीज पे आ जाता है, वो तीसरी फोटो बना रखी है, तीसरा कार्टून बना रखा है कि भाई साहब जो बिल संसद में पास हो रहा है ना, विधेयक अमेरिका में, ये कूड़ा है और मैं पूरे एक ही तरफ से विरोध करता हूं इसका। अब इतना बोलने दो, और साथ में कह रहा मैं ए के नाम से टेलीग्राम करूंगा और किसी भी हालत में संसद में बिल नहीं जाना चाहिए। अब हो गया भाई साहब। अब नीचे जो कार्टून बना रखा है उसमें दिखा रखा है कि उसकी गला पकड़ के लोग खींच रहे हैं बाहर, और नीचे जो है जो उसके साथ के हैं वो एक दूसरे को चप्पलें मार रहे हैं, जो जो मिल रहा है वो मार रहे हैं। मतलब मीटिंग का माहौल दिखा रखा है कि कैसे वो एक दूसरे पे चप्पल बरस रही है। और लास्ट में उसने बोल रखा है, जो जेंटलमैन कह रहा है साइड में खड़ा होके, हाउ कुड एनी गेट सोबर और स्टे सोबर इन एन आउटफिट लाइन दैट। भाई साहब ऐसे माहौल में कोई कैसे सोबर हो सकता है, या कैसे वो सोबर, मतलब सोबर होना तो छोड़ दो, ऐसे माहौल में तो स्टे सोबर तो छोड़ दो, न्यू कमर के बारे में कौन आ सकता है यहाँ पर? ये पब्लिक के व्यू बन जाता है कि ऐसे माहौल में कुछ नहीं हो सकता। अब एक और है ना, है क्या पॉइंट सर, 2-3 मिनट ऊपर। सौरभ जी, जी जी जी। हेलो।
हाँ, दो 2-3 मिनट में निपटा दूंगा सर, 2-3-4 मिनट में। श्योर श्योर। अब परंपरा, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। परंपरा 10 को चट्टान की तरह मजबूत बना दिया हमारी। ये एक आर्टिकल है लैंग्वेज ऑफ हार्ट में, BW ने 10 ट्रेडिशन पे लिखा है कि परंपरा 10 जो है वो चट्टान की तरह मजबूत बना देती है। एक क्या कारण है? एक ही कारण है, यूनिटी। अब उसने डैश करके लिखा है, या तो मैं पी के मर जाऊं, या मैं कॉमन वेलफेयर को समझूं, 10 ट्रेडिशन के जाके पहली पे जाऊं कि मेरा सेल्फ सेक्रीफाइस, मेरी मैं नीचे जाएगी तो मैं कॉमन वेलफेयर में जाऊंगा, और कॉमन वेलफेयर में जाऊंगा तो ये बचेगा भाई साहब, तो मैं कंट्रोवर्सी में लेके नहीं जाऊंगा। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसमें स्टेप की बात करी है उसने। ग्रेट गिफ्ट क्या है? वो कह रहा है ये गुण जो है ये अल्कोहलिक एनालिसिस में विकसित हो गया अपने आप, चाहे वो वंशीकरण को देख के विकसित हुआ हो, चाहे वो अपने आप विकसित हुआ हो। 10वीं ट्रेडिशन का पालन करने के लिए हमें 4 to 9, चौथे से 9वां कदम करना पड़ता है, क्योंकि बिना ईगो डिप्लीट हुए मैं यूनिटी, ऑनेस्टी और फॉरगिवनेस नहीं ला सकता। और ये 3 चीजें चाहिए। अगर मैं यूनिटी को समझूं, ऑनेस्टी को समझूं, माफ करने वाली थ्योरी को समझूं, तो मेरी ईगो डिप्लीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ जरूरी भी है, ये हमारी जरूरत भी है। जरूरत क्यों है? मजबूरी भी है। ए को बचना है, मेरी जिंदगी बंधी हुई है साथ में। भाई ए बचेगा तो मेरा जीवन बचेगा ना। जैसे मैंने शुरू में ही ये एग्जांपल लिया था कि भाई साहब बाकी लोग तो निकल जाएंगे, धर्म वाले और राजनीति वाले, और बाकी मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे बता दो कि मेरे लिए, अगर हम लाइक हैं और हम ए को किसी भी मतलब विवाद में नहीं डालेंगे, तो हम संसार में देखेंगे कि चाहे हमारे इर्द गिर्द लाखों दंगे होते रहे, लाखों संतोष होता रहे, लाखों राजनीतिक विवाद होते रहे, जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि उनमें चक्कर एक है कि हर आदमी सुधारक बना हुआ है। हर आदमी ने अपने ऊपर काम नहीं करना है, दूसरे को सुधारना है। जितने भी देख लो आप, हम जो स्पीच दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये हर मेंबर अपने आप के ऊपर काम कर रहा है। ये फोर्स है हमारी सबसे बड़ी ताकत, जो हमें प्रदान करती है कि मैं कैसे अपनी ट्रेडिशन को मानूंगा, क्योंकि मेरा काम करवाया जा रहा है, मेरा स्पॉन्सर मेरे ऊपर काम करवा रहा है, मेरा ए मेरे ऊपर काम करवा रहा है कि हल्की सी भी मेरी ईगो ऊपर जाती है, वो कहता है औकात में आ जा, राइट साइड पे आ भाई, मत आगे बढ़। तो हर ग्रुप, हर देश, हर समाज एक दूसरे को क्या बोलता है? यू मस्ट डू एज बी से, यू मस्ट डू एज बी से, जैसा हम बोलते हैं वैसे तुम्हें पक्का करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं बोलता, ये बोलता है कि भाई साहब तू अपनी सफाई कर, तू अपनी ईगो डिप्लीशन कर, तू अपने अंदर का कचरा साफ कर। और जब मेरे अंदर का कचरा साफ हो जाता है, तब हम ये बात ए मेंबर को ग्रुप में कैसे इम्यून करते हैं, वो बात समझ में आ जाती है कि, और ये हमारा एसर टेस्ट होता है। जब हम पब्लिक कंट्रोवर्सी का सामना करते हैं तो हमें भागना नहीं है, हमें वो जो उसने बोला था नो डिफेंस वट एवर, या फिर अगर मेरे अंदर भाई साहब इतना मैं जुड़ा हुआ हूं अंदर से, तो वो मैंने पढ़ ही लिया था। तो इस तरीके से मैं इस परंपरा के माध्यम से मतलब इस परंपरा का यूज करके अपने सोल एम को ये ध्यान रखता हूं कि फिफ्थ ट्रेडिशन पर केवल उस काम को करना शुरू करूं। भगवान मुझे विजडम देता है, और सबसे बड़ी बात, नहीं तो क्या होगा, मैं तो मरूंगा ही। लाखों शराबी जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगा, जैसे मेरा परिवार कर रहा था 2014 से पहले कि कोई ऐसा देवदूत आएगा जो रजेश को बचाएगा, उनका क्या होगा? वैसे मैं तो डाल दूंगा कंट्रोवर्सी, मैं तो कर दूंगा जो मैंने करना है, मैं तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करके चला जाऊंगा। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग आज भी इंतजार में है कि कोई ऐसी संस्था, ऐसी कोई संस्था या ऐसे कोई 2 मेंबर मेरे घर आएंगे और जो मुझे आके ये मैसेज देंगे कि भाई साहब हमारा जीवन बचा है तो तेरा भी बचेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।